नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 22 मई और 22 मई के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये पीडीएफ कैसे मिले, तो ये सारी पीडीएफ लेने के लिए आप लोग जो है ये करंट अफेयर का चैनल है, इस नंबर पे कॉल कर लिए हैं, कॉल कर सकते हैं आप। और ये ज्ञान सर का नंबर है, तो आप यहाँ पर कॉल करके सारी चीजों की जानकारी ले सकते हो और सारा कुछ आपको यहाँ पर पेड ग्रुप में अवेलेबल करवाया जाएगा। बाकी आप इस नंबर्स पे कॉल करके आप पूरा सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल है स्टार्स प्रोग्राम के ऊपर। अगला है समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, कानूनी निविदा, लीगल टेंडर, सौर सेल्स, वैश्विक निष्पेक्षादार रसीदें, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो इसका हमारा फर्स्ट आर्टिकल ये कहता है स्टार्स प्रोग्राम के ऊपर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वर्ल्ड बैंक ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है जिसमें स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन जो है ना वो बनाया गया है। किस प्रोग्राम के तहत? स्टार्स प्रोग्राम। स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है, 2020 में आया था, पूरा का पूरा यहाँ पर केंद्र ही इसको चला रही है। ये 2021 से इफेक्टिव भी हो गई है। स्टार्स का जो प्रोजेक्ट है वो कौन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा? हमारा स्कूल का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा देखेगा, वर्ल्ड बैंक की हेल्प लेकर। अभी फिलहाल के लिए इसको 6 स्टेट्स में लगाया गया, हिमाचल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल। ठीक है, ताकि हम लोग क्या इंप्रूव कर सके भाई, यहाँ पर टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करना है। अब टीचिंग लर्निंग जब तक इंप्रूव नहीं होगी बाकी चीजें कैसे इंप्रूव होगी? तो टीचिंग लर्निंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि भाई अगर हमें पढ़ाई को इंक्रीज करना है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन को अच्छा करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सारी चीजों को इंक्रीज करें। और आप लोगों को याद है ना सर्व शिक्षा अभियान? तो सर्व शिक्षा अभियान से ही इस पार्ट को निकाला गया है, जिसका मेन काम ना टीचिंग लर्निंग पे होगा। समग्र शिक्षा में तो चलो अब हर तरीके के एजुकेशन की बात करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को इंप्रूव किया जाएगा। यहाँ पर आपका पीएम ई विद्या में साक्षरता और संख्यात्मक, प्रारंभिक, सारे टाइप की जो मिशन है ना उसको प्रमोट किया जाएगा। तो विश्व बैंक के समर्थन से इसको पूरा स्टार्ट किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स, मतलब इसमें हम लोग प्रोग्राम्स के रिजल्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। बहुत अच्छी चीज है जो कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो जरूरी भी है कि इसको हम अच्छे से बना सकें आगे। ठीक है भाई, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं। हमारे लिए प्रीलिम्स में क्या होगा देखो, ये तो आप सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में कभी मेंस में कोई क्वेश्चन आता तो इस्तेमाल करोगे, वरना कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। बस ये है आपको, अगर आप कोई भी प्रीलिम्स के जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपसे स्टार्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कौन सी 6 स्टेट में है वो पूछा जा सकता है, दूसरा इसको कौन सी मिनिस्ट्री अप्लाई कर, इसमें केवल इतना ही आपको है। इसमें मेंस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना। मेंस के लिए जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी, वो आप लोगों ने उस हिसाब से करना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। समृद्धि के लिए जो हिंद और प्रशांत महासागर का इलाका है उसमें हमने कैसा आर्थिक ढांचा तैयार किया। तो देखो, जरूरत है आर्थिक ढांचा तैयार करने की। जब तक आर्थिक ढांचा तैयार नहीं होगा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो ढांचा तो जरूरी है। यहाँ पर 2019 में भी, क्योंकि आपने सुना होगा कि इंडिया ने आरसीईपी अग्रीमेंट से पहले हटा लिया था अपने आप को, तो अब यहाँ पर इंडिया ने
यहाँ पर यूएस की एक पॉलिसी है जिसमें इंडिया और पैसिफिक ओशन के आसपास का जितना भी इलाका है उसमें समृद्धि के लिए नई नई चीजों को यहाँ पर प्रमोट करना है। ठीक है, तो इंडिया की जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ आप जानते हैं कि कम हुई है, लेकिन हमारी रिलेशनशिप यूएसए के साथ हर तरीके की रणनीतिक साझेदारी में, आर्थिक निर्भरता में, सारी चीजों पे इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो चाइना के साथ तो एक कम हुआ है चीजें, पर वैसे जो है बाकी बढ़ा है, तो उसी के लिए यहाँ पर इसी को स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर प्रोस्पेरिटी में ये जो बाइडेन ने मई 23 2022 को यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसके 4 पिलर्स हैं: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बनाइजेशन, और कर और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय। इसके बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, जो कि पूरे वर्ल्ड की 40% इकोनॉमी के लिए जिम्मेदार है। और ये सारी की सारी कंट्रीज आप सभी लोग जानते हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज आप, जैसे कि आपको पता है कि ये सब या तो पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर इंडियन ओशन के साथ। ठीक है, सो ये सब भी आपको इसमें याद रखने हैं कि कौन कौन से यहाँ पर नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट है। देन इसके बाद इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर इस तरीके की, मतलब कई लोगों का ऐसा कहना है, तो यहाँ पर इससे क्या होता है ना कि जो यूएस है ना उनको थोड़ा एज मिल जाएगा। ये सारी चीजों से ना यूएसए को एक कंप्लीट एडवांटेज जो है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो एक कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इकोनॉमिक प्रोसेस है, उस पर फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ जो समृद्धि के लिए जो हिंद प्रशांत प्रशांत का जो यहाँ पर पूरा एक चल रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपैरेटिव एडवांटेज जो है यहाँ पर वो अनफेयर लेबर और एनवायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को तय कर देगा। तो ये भी एक है, यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख सकते हो, इसके अंदर ये लॉन्च किया गया है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज। एग्जाम में जो है इस पे कोई मेंस में सवाल नहीं बनेगा। आप यूपी पीसीएस मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं आप में से कोई भी स्टूडेंट, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें क्या है क्या चीज है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेन बात सिर्फ ये है कि भाई मेन बात यहाँ पर यह आएगी कि जो ये कंट्रीज के नाम है ना, ये हमारे से पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग कंट्रीज के नाम जो है ना वो पढ़िए और उनको लर्न कीजिए कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर शामिल है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा लीगल टेंडर। आप सभी लोग जानते हैं कि 2000 के नोट जो है अब उनका संचालन खत्म कर दिया गया है। अभी वो लीगल टेंडर के रूप में कानूनी रूप से अभी बने रहेंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, वैलिड तरीके से चलेगा 30 सितंबर तक। लेकिन यहाँ पर अभी आरबीआई ने ये बात कही है कि 2000 रुपए के जो बैंकों के नोट है वो अब यहाँ पर नए छपेंगे नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है जब आपको पता है कि 1000 और 500 के नोट जो है वो डिमोनेटाइजेशन के बाद बंद हो गए थे, तब जाके ये डिसीजन आया है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि भाई आप यहाँ पर उसको एक्सचेंज और मीडियम के माध्यम पे यूज कर सकते हो। अभी वो एक्सेप्ट होगी, अभी वो मनी वैलिड है। अगर आपने कभी भी अपने कोई कर्जे चुकाने हैं या बैंक को कोई लोन देना है, कुछ भी है, आपने कुछ खरीदना है, अभी फिलहाल वो एप्लीकेबल है। ठीक है, आरबीआई सारे डिसीजन लेता है। आरबीआई ने बताया है कि अभी भाई इनको, आप इसको यहाँ पर लीगल टेंडर कानूनी निविदा के रूप में अभी तो इस्तेमाल करेंगे। और इसमें आप जो भी अभी यहाँ पर अभी कुछ भी आप एक्सचेंज करना चाहते हैं बिल्कुल हो सकता है अभी। इसे ही हम क्या कहते हैं, लीगल टेंडर। तो अभी तो यहाँ पर आरबीआई इस चीज को देख रही है, चाहे आपने टैक्स की पेमेंट करनी है, लॉ के हिसाब से आपने कुछ भी करना है, ठीक है, तो वो अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो पॉइंट्स और नोट्स का। आरबीआई का एक्ट 1934 यही कहता है कि भाई आरबीआई के पास पूरी पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपने बैंक के नोट्स को इशू करेगी, और जो भी इस तरीके की चीजें होंगी पेपर मनी की फॉर्म में वो इशू कर सकती है। यहाँ पर लीगल टेंडर धन के आर्थिक कार्यों के साथ साथ कानूनी निविदा के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक में हेरफेर, ये सारे काम यहाँ पे कौन कर सकती है, हमारी आरबीआई के पास पूरा पूरा इस चीज का एक एक वो है, राइट है इसको करने। ठीक है,
तो एक तो ये सब आप लोगों से पूछा जा सकता है, मतलब लीगल टेंडर का मतलब पूछा जा सकता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है लीगल टेंडर का मतलब पूछते हैं। अगला आता है तांडेम के सोलर सेल। पेरोविसाइट सिलिकॉन टैंडम के जो सोलर सेल्स है, उन्होंने यहाँ पर अभी उनको हम बनाया गया है, तो उन्होंने सोलर सेल्स को 50% तक ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है। ठीक है, जो सोलर सेल्स होता है ना, उसमें क्या होता है, टैंडेम सोलर सेल्स में दो सेल सोलर सेल एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, इसमें प्योर एन जंक्शन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे, प्योर एन जंक्शन के सेमीकंडक्टर से बनेगा। और ये जो है, जो पुराने सोलर सेल्स है, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि लाइट स्पेक्ट्रम और जो भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है उसको यहाँ पर स्प्लिट करके ये एक नए तरीके से बना सकता है। अब क्या है, इसके अंदर एक मटेरियल यूज किया जा रहा है, वो है पेरोक्साइड। अभी पेरोक्साइड जो है, ये भी हमारे सेम प्रीलिम्स के लिए, आज हमारा मेंस के लिए आर्टिकल्स कम है, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा है। तो प्रीलिम्स में भी यहाँ पर ये पूछा जाएगा, ये पेरोक्साइड क्या मटेरियल होता है। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड से बना हुआ होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला AbX3 होता है। ए मतलब उस ए और बी उसके अंदर केटायन का बताता है, और एक्स उसके अंदर एनायन बताता है। ठीक है, तो ये एक पेरोक्साइड एक क्रिस्टल होता है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी का इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे में। और ये आज के टाइम पे काफी सारी हमारी जो अल्ट्रासाउंड की मशीन्स हैं, मेमोरी चिप्स हैं, सोलर सेल्स हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है पेरोविसाइट जो है यहाँ पर, ये पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर से एनर्जी लेकर के उसको लाइट में कन्वर्ट करता है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। पहले क्या होता था, हर बार जो है सोलर सेल में किसका इस्तेमाल करते थे, सिलिकॉन का। अब किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पेरोविसाइट मटेरियल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बहुत सारे लार्ज की जो सिलिकॉन क्रिस्टल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके हम साइंटिस्ट ने यहाँ पर इसको कोशिश भी करी है इसमें और चीजें चेंजेस करने की। ठीक है, तो यहाँ पर पेरोविसाइट सोलर सेल्स जो होंगे वो बहुत इजी तरीके से बनाया जा सकता है, जिसकी खर्चा वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो सन से ही ये पूरा यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर ये देखो भाई, ये है यहाँ पर 4T टैंडम, चार तरीके के यहाँ पर लगाए गए हैं। ये 2T है, दो तरीके के लगाए गए हैं। पहले सिलिकॉन, एक इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा, ऊपर इनकमिंग लाइट, ये कैटायन एनायन करके इस्तेमाल किया जाएगा। इस 4T टैंडम टैंडम में दो तरीके से मटेरियल यूज किए जाएंगे, एक यहाँ पर यूज किया जाएगा, एक उसी के ऊपर, तो इनकमिंग लाइट को यहाँ पर इजी हो जाएगा करके। तो यहाँ पर ये दो तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अगला है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, वैश्विक निक्षेपागार रसीदें। अभी टाटा जो है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने यहाँ पर अपनी लिस्ट निकाली है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की। ये एक तरीके की ऐसी करेंसी होती है जो कि डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू आती है। ये कैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो विदेशी कंपनी के शेयर खरीदकर खाते में जमा करते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये जारी किया जाने वाला एक सर्टिफिकेट है। ये यहाँ पर आमतौर पर इसका उपयोग कैसे करते हैं, सार्वजनिक स्टॉक पेशकश या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से इसको यहाँ पर निकाला जाता है। इसका काम क्या होता है, जो भी भारतीय कंपनियां होंगी ना, वो यहाँ पर अपने शेयरों को विदेशी एक्सचेंज में, जो उनकी सूची होती है ना, वहां पे लिस्ट करवा दी। तो वहां से अभी टाटा ने अपना यहाँ पर लिस्ट को हटा दिया है। ठीक है, डी लिस्ट किया है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर आपको छोटे में ही पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है भाई, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उतने ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बस ये है कि मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ, जो GDR है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमारी कंट्री, यहाँ पर अगर कोई कंपनी है, तो वो दूसरी किसी और कंट्री में अपने बॉन्ड्स को इशू कर सकती है। उससे क्या होता है कि आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, और इस कंपनी जो एक कंट्री में, जैसे अपनी मान लो अभी इंडिया में है, तो इंडिया की कंट्री को दूसरी कंट्री में, दोनों जो है वो इजी हो जाता है बॉन्ड्स को शेयर कर। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी भी कोई भी मान लो उस कंपनी ने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी या कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़ा, तो इसके अगेंस्ट कुछ कॉन्सिक्वेंसेस डिफिकल्ट देखने को मिल सकते हैं। प्लस ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बिकॉज अपनी ही कंट्री में अगर कर रहे हैं तो उतना डिफिकल्ट नहीं रहता, बट आप दूसरी कंट्री में इस चीज को परफॉर्म कर रहे हो तो इट इज मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज जो है एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकती है, तो इसलिए ये दो चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है। ठीक है भाई,
तो ये आपसे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, इनको आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अभी जो हमारी सेबी है उन्होंने ये चीज के बारे में बताया है, पुराने इंस्ट्रूमेंट से अलग होगा ये एक इंस्ट्रूमेंट, प्राइवेट तरीके से चलेगा। प्राइवेट जो भी, चाहे इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, उनसे यहाँ पर फंड इकट्ठा करेगा। तो ये फंड लेकर के आएगा, सेबी बताएगा कि भाई, इन्वेस्टर्स को बताएगा कि ये कहाँ पर अपना पैसा लगा करके इसको और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप एक याद रखिएगा। आज के हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली फोकस्ड है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है भाई, तो अभी यहाँ पर इन्होंने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वैकल्पिक निवेश कोष करके निकाला है, जिसमें ये और चीजों का यहाँ पर विकल्प निकालने की कोशिश में लगे हैं कि भाई हम किस तरीके से और इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच सकते हैं अपनी। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, कुछ जो है, कुछ इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में लेकर के आएंगे, कुछ बिल्कुल स्मॉल स्मॉल लेवल पे करेंगे। तो यहाँ पर एंजल फंड हो गया, एमएसएमई में हो गया, तो बहुत छोटे लेवल पे भी करेंगे, कुछ यहाँ पर बड़े लेवल पे भी होगा, जिसमें जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनके ऊपर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर चीजें की गई। ठीक है भाई, तो इसमें से आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, ये शॉर्ट शॉर्ट के नोट्स हैं। आप इसको मतलब, मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रही बिकॉज इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, आप पढ़ भी लेंगे पर इस टॉपिक से उतना ज्यादा आपके एग्जाम में पार्ट्स बनेंगे नहीं, सो जस्ट गो थ्रू कर लो, उतना इनफ है इसके अंदर। ठीक है भाई, ये आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के फंड है, कैटेगरी 1 2 3। तो इसमें जो है आपसे सीधा बस इतना ही पूछा जा सकता है, इसको लर्न कर लीजिएगा। अगला हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जोरावर टैंक के ऊपर। इस टैंक के ऊपर मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रही हूँ कि ये जोरावर टैंक क्या होता है। तो जोरावर टैंक जो है एक तरीके का इंडिया का बहुत ही हल्का टैंक, टैंक समझते हैं ना, टैंक होता है, वो बना हुआ है, जिसमें जो है ये डीआरडीओ ने बनाया है, लार्सन और टर्बो एलएनटी के साथ मिलकर के। ठीक बात है, 2022 में इसको डिजाइन किया गया था। ये उस जगह पे भेजा जाएगा जहां पे ह्यूमन का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं ह्यूमन पहुंचना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे लाइट टैंक हैं, पर बात ये होती है ना कि बहुत हाई सिचुएशन है, बहुत खराब सिचुएशन है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल में बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट पे है, तो वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पर आपको सामान पहुंचाना मुश्किल हो जाता है कि भाई उस समय कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये टैंक इन चीजों के लिए मदद करे। अभी तक जितने भी लाइट टैंक्स है वो उतने ज्यादा मदद कर नहीं पाए, इसलिए यहाँ पर एक नया टैंक बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है जोरावर टैंक। और इस प्रोजेक्ट का नाम जोरावर किस पे रखा गया है? जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के ऊपर। ये डोगरा राजपूत के गुलाब सिंह जो थे जम्मू के, उसके समय के ये पर्सन है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने 1841 में कैलाश मानसरोवर, जबकि सिख और चाइना के बीच में वॉर चल रहा था, उन्होंने काफी उस समय जो है हिम्मत दिखा करके काम वहां पे बताया था, इसीलिए ये यहाँ पर रखा गया है। इसे हम माउंटेन टैंक भी कहते हैं। इसका डिजाइन पूरा तैयार हो चुका है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरा ऑपरेट किया जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हिसाब से। और ये टैंक करीब 16,000 करोड़ का बन रहा है। 25 टन का लाइट टैंक है, अभी काफी ज्यादा न्यूज में था। और ये चाइना इंडिया के बॉर्डर पे रखा जाएगा। अब इसको जो है पूरी तरीके से रख करके तैयारी शुरू कर दी गई है। और एलएनटी जो है ना, ये एक प्राइवेट फर्म है। ठीक है, एलएनटी ना, लार्सन एंड टर्बो, ये एक प्राइवेट फर्म है जो कि इस तरीके से काम पूरा ऑपरेट कर रही है चाइना के साथ ही पूरा रखने के लिए। और ये लद्दाख भेजा जाएगा, आर्मी को दे दिया जाएगा फिर। ठीक है भाई, और इस तरीके से ऐसे करके करीब 60 ऑर्डर, 60 अभी टैंक और बनेंगे, और ये हो सकता है आगे 600 से भी ज्यादा टैंक बन सकते। ठीक है भाई, तो अभी आपको पता है कि चाइना के साथ हमारे काफी सारे क्लैशेस चल रहे हैं। इन क्लैशेस को ही रोकने के लिए इस टैंक को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, इंडिया का खुद का बनाया गया डीआरडीओ का, तो चारों स्टेटमेंट ठीक लिखिए, आप इस चारों को लिख लीजिए। ठीक है भाई, डी इज द राइट आंसर।
अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज का पूरा लेक्चर जो है वो आपका प्रीलिम्स बेस्ड रहा है, तो आप में से जो भी यहाँ पर वन डे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो जरूर इस टॉपिक को पढ़ लें। अगला आता है हमारा पलामू टाइगर रिजर्व। पहली बात तो है कहाँ पर, ही पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। ठीक है भाई, झारखंड में केवल एक ही है, वो है पलामू, और है ही नहीं झारखंड। ठीक है ना। ये बेटला नेशनल पार्क के अंडर आता है, और ये जो है आज के समय में नक्सलवाद जो है ना उनके कंट्रोल में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें से सारी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, ठीक लिखा हुआ है कि भाई ये छोटा नागपुर पठार के लातेहार जिले के पश्चिमी भाग में है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 फर्स्ट अप्रैल, जिसको अब 50 साल हो चुके हैं, उनमें से जो 9 टाइगर रिजर्व क्रिएट किए गए थे उसमें से एक टाइगर रिजर्व ये था जिसमें पगमार्क काउंट जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, उनके जहां जहां फुटप्रिंट्स थे उसके मार्क को शुरू किया गया था। तो ये पालोमो टाइगर रिजर्व अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये एक एरिया है पूरा, और काफी बड़ा एरिया है इसका भी। और इसके अंदर जो है काफी फॉरेस्ट आते हैं, रंगदांग, लातू, कुजुराम, छोटे छोटे गांव हैं। यहाँ पर काफी कम कम फैमिलीज रहती हैं, कुछ में तो बहुत ही कम फैमिलीज रहती हैं, कुछ में कुछ अमाउंट में फैमिलीज रहती हैं। तो इस टाइप से ये पलामू टाइगर रिजर्व न्यूज में था, इसलिए टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क तो मैं हमेशा टॉपिक्स लेके आती ही रहती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज में चल रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट। सो आप इस पूरे को लर्न कर लीजिए, इस पूरे को लिख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर करवाए गए हैं, ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक। इन सबको आपने पढ़ना है, लर्न करना है, और इनमें से ही हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, तो ये अपना कंप्लीट करिएगा। बाकी इसके बाद इसके और के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीजें वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सारी के सारे टॉपिक्स प्रीलिम बेस्ड रहे हैं, तो अपना प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में पूरा पढ़ लीजिएगा। मेंस के लिए अभी कुछ नहीं है इसमें, तो आप प्रीलिम्स के लिए ही यहाँ पर अपना पूरी स्टडी को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।